सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता। तो सही उत्तर होगा सिल्वर मेडल जीता है सुल्तान ऑफ जौहर कप। याद रखना ये एक हॉकी टूर्नामेंट है। ये अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। अभी 2025 में ये इसका 13वां एडिशन हुआ। कहाँ पर हुआ? मलेशिया में। हमेशा मलेशिया में ही होता है और इसको अभी जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है। तो भारत दूसरे स्थान पे रहा। हम कह सकते हैं गोल्ड जीता ऑस्ट्रेलिया ने, सिल्वर जीता भारत ने और ब्रोंज जीता है ग्रेट ब्रिटेन ने। और इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो 2011 में हुआ था, उसको मलेशिया ने जीता था। भारत तब से लेके अभी तक यानी कि इन 13 संस्करणों में भारत 3 बार जीत चुका है, 2013 में, 2014 में और 2022 में। अब ये एक हॉकी टूर्नामेंट है तो हॉकी से कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी आपको याद होगा 15वां हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 हुआ था चेन्नई में, उसको पंजाब ने जीता, झारखंड को हराया था। और उसी तरह से महिलाओं का हुआ था 15वां जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था, उसको झारखंड ने जीता था, हरियाणा को हराया था। 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 राजगीर बिहार में हुआ, जिसका मैस्कॉट था चांद और भारत ने उसको जीता था, साउथ कोरिया को हराया था। 2026 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे बेल्जियम और नीदरलैंड में। और अभी 11वां वुमेन्स हॉकी एशिया कप हुआ था हांगझाऊ चाइना में, जिसमें पहले पे चाइना रहा, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे जापान रहा था। हॉकी से बात करें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना होती है 1924, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। और हॉकी इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष दिलीप तर की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, तो हॉकी से ये प्रश्न भी ध्यान में रखना। और आज हमने जो पढ़ा है सुल्तान ऑफ जौहर कप, वो भी आप ध्यान रखना। भारत दूसरे स्थान पर रहा, यानी कि उपविजेता, रनर अप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। तो भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जा सके। अच्छा, 21 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में तैनात भारतीय पुलिस कर्मियों के एक समूह पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। इसमें हमारे 10 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। और इसके बाद जनवरी 1960 में 21 अक्टूबर को औपचारिक रूप से पुलिस स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए 21 अक्टूबर को हम पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, पुलिस से 2 प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, अभी वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 हुआ था, कहाँ पे? दुबई में हुआ था। और अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहाँ पर E0 FIR पहल शुरू की थी? दिल्ली। और हाँ, 23वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स जो 2029 में होंगे वो भारत में होंगे। पहली बार भारत इनको होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ? अहमदाबाद में होंगे। अभी 2025 वाला संस्करण था 21वां, वो बर्मिंघम अमेरिका में हुआ था। ये तो पुलिस से संबंधित प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करा है। बाकी अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज भी रिवाइज करेंगे। 1 अक्टूबर को 3 दिवस थे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को होता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे बनाया। ठीक है, तो ये अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मोरक्को ने। तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये बाईएनियल होता है, यानी कि द्विवार्षिक है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। तो 2025 में ये इसका 24वां संस्करण था। 27 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चिली देश में। और इसको जीता मोरक्को ने है अभी। और मोरक्को का ये पहला टाइटल है, पहली बार जीता है। यहाँ पे मोरक्को ने किसको हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है।
तो मोरक्को के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2009 में घाना देश के बाद अंडर 20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला अफ्रीकी टीम बन गई है, पहला अफ्रीकी देश बन गया है मोरक्को। तो याद रखना, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। एडिशन इस बार ये है 24वां। ये चिली देश में हुआ, मोरक्को ने जीता, अर्जेंटीना को हराया। फुटबॉल की बात करें तो अदिति चौहान भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी, लेकिन संन्यास ले लिया। 14वां यूईएफए वुमेन्स यूरो कप 2025 स्विट्जरलैंड में हुआ, इंग्लैंड ने जीता, स्पेन को हराया। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26, जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ, मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने खालिद जमील। 10वां कोपा अमेरिका फेमेनिना 2025, यानी महिलाओं का कोपा अमेरिका है ये, इक्वाडोर में हुआ था, ब्राजील ने जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी ये शुरू हुई हैदराबाद में, हैदराबाद के गाचीबाउली स्टेडियम में। यूईएफए सुपर कप 2025 ये इटली में हुआ था, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता, टॉटेनहम हॉटस्पर को हराया। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने मोहम्मद सलाह, मिस्र के हैं। डूरंड कप अभी जो हुआ था 134वां संस्करण था, 5 राज्यों में हुआ था ये, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर। पहली बार है जब ये 5 राज्यों में हुआ। जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा करके। उसके अलावा अभी बैलन डियोर पुरस्कार जीता था महिलाओं में एटना बोनमाटी ने, और पुरुषों में उस्मान डेम्बेले ने। एटना बोनमाटी ये स्पेन से हैं और उस्मान डेम्बेले ये फ्रांस से हैं। उसके अलावा फीफा की बात करें, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड। स्थापना होती 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फिनिटो। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सबका संबंध है फुटबॉल से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडिया के पहले भारतीय एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा तरुण गर्ग। तो अभी तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी सीईओ बनाया गया है। और किन की जगह आ रहे हैं ये? उनसू किम की जगह आ रहे हैं, और 1 जनवरी 2026 से ये अपना पद संभाल लेंगे। तो प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पद पर आने वाले ये पहले भारतीय हैं हुंडई इंडिया के एमडी सीईओ के पद पर। हुंडई ये कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है। बाकी अपॉइंटमेंट मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश कोलचा, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह बने लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने थे सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह बने। फसाई के नए सीईओ राजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका, और इस एजेंसी का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासंघ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र के अध्यक्ष बनी है एनालेना बैरबॉक, जर्मनी से हैं। इन्होंने स्थान लिया था फिलेमोन यांका, कैमरून से हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे उर्जित पटेल। 29वीं महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी टीसीए कल्याणी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का नया सीएमडी बनाया गया था। भूपेंद्र गुप्ता को खनन मंत्रालय के सचिव पीयूष गोयल बने। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने, जो तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो ये लगभग 15 अपॉइंटमेंट्स हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आईएफए शील्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मोहन बागान सुपर जायंट ने। आईएफए शील्ड जो कि एक फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसे ऑर्गेनाइज करता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। और आप कह सकते हो ये डूरंड कप और ट्रेड्स कप के बाद भारत में तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो स्थापित हुआ था 1893 में। और अभी 2025 में ये इसका 125वां संस्करण हुआ। कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में 2-3 अलग अलग स्थान थे, वहाँ पर हुआ, तो हम याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में हुआ। और इसको जीत लिया मोहन बागान सुपर जायंट ने। इसने इसे 21 बार जीता है, ये इसका 21वां टाइटल है। और यहाँ पे इसने हराया किसको? ईस्ट बंगाल को हराया है। इसमें टोटल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, हमने कहा इसको ऑर्गेनाइज करता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होती है 1893 में ही। हेडक्वार्टर कोलकाता और प्रेसिडेंट है अजीत बनर्जी। ठीक है,
तो IFA शील्ड 2025 का खिताब किसने जीता, ये हमने पढ़ा मोहन बागान सुपर जायंट ने। और ये इसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। फुटबॉल प्रतियोगिता है भारत की तीसरी सबसे पुरानी। और आज फुटबॉल के बारे में आपको रिवाइज करा ही चुका हूं। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में पहली बार स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया किसने, तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पहली बार स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट फॉरेस्ट में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करती है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई वो कुछ एक मैं आपको बताऊं। जैसे कि इसमें बताया गया कि 2023 में फॉरेस्ट के लिए 84 बिलियन US$ इन्वेस्ट किए गए। और हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो हमें इस इन्वेस्टमेंट को 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक और 2050 तक 498 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्ट करना होगा। और फॉरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये चाइना और अमेरिका करते हैं। भारत में बात करें तो भारत में फॉरेस्ट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर सरकार के द्वारा किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम इसमें इन्वेस्ट करता है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। जारी किया किसने, याद रखना, ये पूछ सकते हैं रिपोर्ट किसने जारी की है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आपको बताइए इसकी स्थापना 5 जून 1972 में होती है, इसीलिए 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, नैरोबी केन्या में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी स्टैटिक ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर होगा नवा। तो अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अपना नवा स्थापना दिवस मनाया, कब, अभी 17 अक्टूबर 2025 को। और इस संस्थान का उद्देश्य क्या है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का, कि भारत में आयुर्वेद को बढ़ाना और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए एक संस्था है जिसका काम है आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट करना और पॉलिसीज बनाना। मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा और इसके डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार प्रजापति। तो इस बार इसने अपना नवा स्थापना दिवस मनाया। आयुर्वेद की बात करें, देखो आयुर्वेद से ही संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी मोदी जी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव रखी थी। करी जिसे बोलते हैं सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर, नई दिल्ली के रोहिणी में। उसके अलावा जन औषधि सप्ताह 2025 मनाया 1 से लेकर 7 मार्च को। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना 2000 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य है जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाना। भारत का लक्ष्य है 31 मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का, 25,000। अब से हर साल आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। और अभी इसका 10वां एडिशन मनाया गया था, कहाँ पर, गोवा में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया था। हमारे आयुष मंत्री हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। आयुष को बढ़ाने के लिए 2014 में आयुष मंत्रालय बनाया गया था। हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर अभी WHO IRCH कार्यशाला आयोजित की गई थी भारत में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और द्रव्य पोर्टल को भी अभी आयुष मंत्रालय ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने US ग्रैंड प्री 2025 का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो मैक्स वर्स्टपन ने US ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस 2025 का खिताब जीत लिया है। मैक्स वर्स्टपन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और इस साल भी इन्होंने कुछ रेसेस जीती हैं। वो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है, 2025 की रेसेस हैं सारी। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको अलग से बता रहा हूँ कि फार्मूला 1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, तो याद रखना अतिका मीर। और मोनाको में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, नाम है इनका कुशमेनी। ठीक है, ये 2 ध्यान में रखना। बाकी सारी ये जो फार्मूला 1 रेसेज है 2025 की, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आराम से आप रीड कर सकते हैं। और इस साल की हमने US वाली पढ़ी है अभी, इसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता, रेड बुल के ड्राइवर है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा, तो आंसर होगा दोहा में। तो अभी वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट का आयोजन ये किया जाएगा। अभी 2025 में ये इसका दूसरा संस्करण होगा, 4 से लेकर 6 नवंबर तक। कहाँ पर, दोहा कतर में होगा। तो इस समिट का उद्देश्य है सोशल जस्टिस और इंक्लूजन को बढ़ाना, और इसका आयोजन करेगा यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स और कतर सरकार मिलकर के इसका आयोजन करेंगी। पहली बार इसका आयोजन 1995 में हुआ था कोपेनहेगन डेनमार्क में। और आयोजन करने का उद्देश्य
इस समिट में कोपेनहेगन डिक्लेरेशन को फिर से रिन्यू किया जाएगा। कोपेनहेगन डिक्लेरेशन 1995 में पहली समिट के दौरान अपनाया गया था, जिसमें दुनिया में सोशल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन राइट्स को बढ़ाने के बारे में बात की गई थी। तो इस समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की जाएगी कि किस तरह से हम इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इसको आयोजन करेगा यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसकी स्थापना होती है 1948 में, हेडक्वार्टर में हो गया। और इसका काम क्या है? कंट्रीज को उनके इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करना। कुछ समिट्स की और बात कर ले, रिवाइज करा दूं मतलब आपको। अभी 28वीं राष्ट्र ई गवर्नेंस समिट 2025 हुई थी विशाखापत्तनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, और विट्ठल भाई पटेल जी, जो कि सरदार पटेल जी के बड़े भाई थे, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 मध्य प्रदेश के महू में हुआ। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में होगा 2026 वाला, 2025 वाला भी पूरी उड़ीसा में हुआ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबल समिट हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 ये हुआ दिल्ली में ही। और अभी तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था ईटानगर में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस बंगलुरु कर्नाटक में। 5वां वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस हुआ कोच्चि केरल में। ये पहली बार था जब इसका आयोजन हुआ भारत में। 5वां राजभाषा सम्मेलन ये भी गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। ठीक है, तो ये सम्मेलन, ये समिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने बांस रोपण परियोजना शुरू की? तो अभी तेलंगाना में बैम्बू प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। उद्देश्य है तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के कोलम जनजातीय लोगों की आजीविका बहाल करना, मतलब पर्यावरण से निपटना, और साथ ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी को सशक्त बनाना। एक्चुअली में जंगलों में प्राकृतिक बांस संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण कोलम जनजातियों के सामने आने वाली बांस की भारी कमी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे प्रोजेक्ट ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शुरू किया गया है, जो कि एक नेशनल मूवमेंट है। अब इस बांस रोपण परियोजना को तेलंगाना में शुरू किया गया, तो तेलंगाना लेकर के चलता हूं मैं आपको। एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं, विश्व बांस दिवस अभी हमने कब मनाया था, ये आप बताइएगा। बाकी ये रहा मैप पे तेलंगाना, कैपिटल हैदराबाद होती है, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो गए, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया भारतीय रोलर, पशु है जिंका, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगीदू, और उत्सव मनाया जाता है सदर सम्मेलन, यहाँ का राजकीय उत्सव है। कुछ करंट अफेयर्स भी देखें यहाँ से। तो इस बार जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी उसको होस्ट किया था हैदराबाद ने, और उसको जीता था थाईलैंड की ओपल सुचाता ने। और इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना यहाँ शुरू हुई थी। मिस वर्ल्ड 2025 ये हमने पढ़ी लिया। और हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक एआई टूल लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस एआई टूल का नाम क्या है? अमृत स्वस्थ भारत। इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना, ये पढ़ लिया, रिपीट हो रहा है फिर से। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये खोला हैदराबाद में। बोनालू उत्सव मनाया गया था यहाँ पे। हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया था निजामाबाद तेलंगाना में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल खोला गया हैदराबाद में। 2024 में अंगदान के मामले में टॉपर रहा तेलंगाना। और भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी ये शुरू हुई थी हैदराबाद के गाचीबौली स्टेडियम में। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं और हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था 2025 को शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया? गुजरात। और साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? ललमा। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर को। और कटी बिहू उत्सव मनाया गया था असम में। अभी स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 की माइनिंग रिच कैटेगरी में टॉपर रहा मध्य प्रदेश। और वी राइज नाम से एक पहल को शुरू किया नीति आयोग ने। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास
रीसैरेक्स 2025 का आयोजन किया कर्नाटक। अभी इच्छा मृत्यु को लीगल बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना उरुग्वे। और आखिरी प्रश्न था, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह बन गए। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।